उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगस और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। शिमला की जगह जो है वहाँ पे उसके बारे में बता रही हैं लेखिका कि जो हमारा घर था मॉल मॉल बाजार है शिमला में, उसके लिए कहा गया है कि हमारा घर मॉल बाजार के पास ही था। मतलब एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। क्या मतलब वहाँ की जगह के बारे में बता रहे हैं कि एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ाई समझते हो कि मतलब थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता था और वहाँ पे गिरजा मैदान मतलब क्रिश्चियंस का जो होता है बेटा चर्च कहा जाता है, उसको कहा गया है कि गिरजा मैदान में पहुँच जाते। तो ग्राउंड सा था वहाँ पे चले जाते। वहाँ से उतराई उतरते, उतराई उतरने पर क्या है कि बेटा वहाँ की मार्केट है, मॉल कहा गया है, तो वहाँ जो है मॉल में चले मॉल पर यानी कि मॉल बाजार जो होता है वहाँ पहुँच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर, कन्फेक्शनरी तो समझते ही हो बेटा जहाँ पे ये सारा जो सामान मिलता है उसके लिए कहा गया है, अनाज वगैरह का, बिस्किट्स वगैरह सभी इस तरह की चीज़ें। काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, मन भावनी मतलब मन को लुभाने वाली, तो ये चीज़ें मिला करती थी। हर हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। तो शिमला के फ्रूट्स के नेम यहाँ पे आ रहे हैं। पहले ऊपर पता चल गया कि चॉकलेट टॉफ़ी और जो चीज़ों के पेस्ट्रीज वगैरह के बारे में बताया गया, यहाँ पे फ्रूट्स के नेम आ रहे हैं। शिमला के काफल, काफल फ्रूट्स के लिए कहा गया है, उसका नाम है ये। बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, ये भी बेटा फ्रूट का नेम है। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। तो ये भी एक वैरायटी बताई गई है चेस्टनट की। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। क्या क्या? चने गरम गरम जो चने थे मतलब भून लिए जाते थे और अनारदाने का चूर्ण डालकर। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागज से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। निरा मतलब पूरी तरह से, नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो ये एक पुराना सॉन्ग जो था, पुराना गीत है, लेखिका उसके बारे में बता रही है कि जब ये खाया करते थे। आपको पता ही है आजकल भी मार्केट में मिलती है बेटा, चने जो हैं वो नीचे से जो है कागज को रोल करके बना लिया जाता है और उसमें चने डाल के दिए जाते हैं। चनिया चने और ये भुजिया वगैरह कुछ इस तरह से डालकर जो है गली में आता है देने के लिए, तो वो भी इस तरह से सेल करता है। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, बुरकवाते मतलब डलवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। मतलब धीरे धीरे बच्चे शौक शौक में खाया करते थे इसको। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। लय रफ्तार थी मतलब एक खास ही मजा आया करता था। और हमारी चाल जो होती थी वो उसी हिसाब से चलती थी कि हम इनको खाने का पूरी तरह से आनंद ले सकें। छुटपन में, छुटपन मतलब बचपन में, हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। घोड़े की सवारी की है, ये भी कोई जगह बताई गई है कि शिमला रिज पर जहाँ पर घुड़सवारी हुआ करती होगी उस जगह के लिए। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते थे। कमतर मतलब नीचा समझते थे, उन पर हंसते थे। मतलब जानवरों में जो है घोड़ा हमें तो थोड़ा कम वो लगता था, कह सकते हो बुद्धिमान के रूप में, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत। ननिहाल मतलब नानी के घर के, वहां पे भी लेखिका के यहाँ होते होंगे घोड़े, तभी वो कह रही हैं। और कैसे हुआ करते थे वो? हेल्दी और सुंदर। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, जगह का बता रहे हैं कि जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजते तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता उसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। मतलब जब आपको पता ही है जैसे मंदिरों में हमारे शाम के टाइम आरती होती है, सुबह के समय आरती होती है, तो यहाँ पे भी चर्च में जब घंटी की गूंज होती थी तो क्या होता था, ऐसा लगता था प्रभु यीशु, ईसा मसीह के लिए कहा गया है कि स्वयं कुछ ही कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्य अस्त हो रहा है। सूर्य अस्त मतलब सूर्य का अस्त होना। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। क्या हो रहा है कि बता रहे हैं कि जब सूर्य अस्त का सीन होता है
अंधेरा हो रहा होता है तो कैसा लगता है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। आकाश में बेटा परिवर्तन दिखाई देता है, जैसे कलर जो है चेंज होने लगता है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते हैं, मतलब रात का अंधेरा होने लगता है तो हल्की सी डार्कनेस सी होने लगती है। और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं, बत्तियां मतलब लाइटें जलने लगती हैं। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। पहाड़ों पर तो बेटा वैसे भी आपको पता है, दुकानें जब रात के समय में लाइट्स जल जाती है तो पहाड़ों का सीन बहुत ही सुंदर होता है, तो उसी के बारे में कह रहे हैं। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, तो वहाँ का जो प्लेस है उसके लिए बताया गया स्कैंडल पॉइंट, तो वो एक जगह के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या रहती है, भीड़ रहती है और उसमें शोर होता है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कोलका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने, यहाँ बताया जा रहा है कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान का जिक्र कर रही है लेखिका, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, मतलब कि मॉडल जो है उसमें वहाँ पे दिखाई देता था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। क्या मतलब, एक समझ लो कि ढांचे के रूप में कुछ जो है वहाँ पे बना हुआ था, पूरा का पूरा ट्रेन का जो सीन था वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता था, मतलब दिखाई देता था। तो उसके लिए कहा गया है स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी जहाँ पर जो इस तरह से पूरा का पूरा मॉडल बना हुआ था ट्रेन का, और वो वहाँ पर दिखाई देता था पटरियों के साथ। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। पिछली सदी में, सदी मतलब जो पिछला साल, पिछली सदी के लिए कहा गया है कि पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती थी। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। लेखिका जो है अपने चश्मे के बारे में बता रही हैं कि जब उन्हें चश्मा लगा तो उन्हें किस तरह से अटपटा सा, अलग सा लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। हाँ, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब को कहा, दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। क्या मतलब कि डॉक्टर साहब जो है बच्ची को दिलासा देने के लिए कहा करते थे कि बेटा कुछ टाइम लगाओगी तो धीरे धीरे उतर जाएगी, ताकि वो लगाना शुरू कर दें। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, तसल्ली दी थी, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा। लेखिका अपने बारे में बता रही है कि रात को वो पढ़ा करती थी, जिस वजह से उनका जो नंबर है वो कम नहीं हो पा रहा था। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। बेटा घर में ऐसा होता है ना, हमारे जो भाई बहन होते हैं वो हमें छेड़ते हैं, तो यहाँ पे भी वो बता रही है कि किस तरह से मेरे चचेरा भाई मुझ पे, उसने जो है ये पंक्तियां ही बना दी थी। क्या कहता था, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, सूझे मतलब ताकि उसको जो है सूझे, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ योजना बने। क्या योजना बने, दूर की, मतलब दूर के बारे में सोच सके वो। यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की, मतलब दिखने में तो तुम लंगूर जैसी लग रही हो लेकिन अपने आप को बहुत समझदार समझ रही हो। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। मतलब कि कहीं ना कहीं अंदर से तो होता है ना कि हम को बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन एक तरह से अच्छा भी लगता है कि जो है किस तरह से हमें छेड़ा जा रहा है। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। क्या मतलब कि लेखिका को मजा भी आ रहा था अपने आप को देखते हुए।
तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है ना बेटा कि हमें चश्मे की आदत हो जाती है और जब हम उतारते हैं तो वो हमें अटपटा सा लगता है, फिर हमें अपना चेहरा याद आ गया। वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, उन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। मतलब लेखिका याद कर रही हैं सहल सुभीते, मतलब सहल होता है कि बहुत ही सहज, आसानी से पहनने वाली, सुभीते जो कि बहुत सुंदर लगती हों, ऐसी हिमाचली टोपियाँ। कि कहाँ तो वो शिमला में इस तरह की जब छोटी हुआ करती थी तो इस तरह की हिमाचली टोपियों को पहना करती थी, और कहाँ आज दुपट्टे को ओढ़े हुए दिखाई दे रही हैं। आप देख भी रही हैं कि लेखिका किस तरह दुपट्टे को और चश्मे को लगाए हुए हैं। तो अब के समय में और उनके उस समय में, बचपन के समय में बहुत अंतर आ चुका है, यही इस पार्ट में बताया गया है। धन्यवाद।